हेलो, निमन प्रणाम, राम राम, नमस्कार, खम्मा गणी सबको। मैं आपका दोस्त सौरभ बिश्नोई स्वागत करता हूं आपका कोचिंग वाला परिवार में। और लेके आए हैं एक नई सीरीज। क्या है ये? फिज़िक्स। फिज़िक्स ही क्यों? क्योंकि फिज़िक्स एक बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है और मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट। क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट की बातें होती हैं, कुछ भी ऐसे ही नहीं कि फेंक दिया चलो मान लिया। इसमें जो भी बातें बोली गई है उनका एक पर्टिकुलर लॉजिक है, पर्टिकुलर डेरिवेशन है, पर्टिकुलर सिद्धांत है। ठीक है, तो फिज़िक्स में क्या पढ़ेंगे अपन वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फिज़िक्स में पढ़ेंगे अपन ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स। ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी मार्च में बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स प्लस सीबीएसई वगैरह के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, या सीबीएसई के तो आई थिंक चल रहे हैं, लेकिन स्टेट बोर्ड्स जैसे अपना राजस्थान बोर्ड है उसके एग्ज़ाम्स अभी मार्च में स्टार्ट होंगे, आई थिंक 9 फरवरी से, 9 मार्च से। तो शुरू करते हैं क्या है ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स में। और मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी सिलेबस है ना अपना ट्वेल्थ का, उन्हीं चीज़ों को पढ़ाऊँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने अपनी रिसर्च की है, तो उस बेसिस पे मैं सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। वही देखे जिनको फिज़िक्स से भय है, जिनको अभी तक फिज़िक्स समझ में नहीं आई है कि पूरे साल क्या पढ़ाया। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको इन 10-15 दिन में मैं जो भी पढ़ाऊँगा उनसे आप अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सिंपल बातें थी, मैंने बताई आपको कि फ़िज़िक्स क्या है, फिज़िक्स क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपन कोई भी चीज़ पढ़ते हैं उसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, तो अपन भी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। क्या है सिलेबस इसका? चलो मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस है भाई साहब, सबसे पहले अपने फिज़िक्स की 2 किताबें चलती है। एक पार्ट 1 एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ मैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस मैग्नेटिज्म की बातें होगी, यानी कुल मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बातें होगी। ठीक है, उसमें कुछ चैप्टर स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के है, लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस यानी कि स्थिर विद्युत विभव व धारिता, चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 है विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये 3 चैप्टर तो हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। उसके बाद में मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये है मैग्नेटिज्म का पार्ट। ठीक है, ये कुल मिला के इस तरह डिवाइड कर रखा है कि पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बातें होगी, उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बातें होगी, कुछ इस तरह की कहानी है। और दूसरी बुक में ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर का है, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स, एटम्स मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, न्यूक्लियाई, और लास्ट में सेमीकंडक्टर चैप्टर है। कुछ इस तरह की कहानी है। और बाकी वेटेज का मैं बता दूं आपको, जो कि इसका पहला चैप्टर है ना, ये है 4 नंबर का, ये 3 नंबर का, और ये है 5 नंबर का, ये है 4 नंबर का, और ये 3-3-4-2, यानी कि 3, ये भी 3 नंबर का, और ये 4, ये 2। अभी अपन सिर्फ इसी बुक के वेटेज की बात करेंगे, यानी कि ये कितने मार्क्स की होगी। मैं राजस्थान बोर्ड के डाटा बता रहा हूँ आपको। किसके बता रहा हूँ? राजस्थान बोर्ड के, यानी कि 4, 3, 7, 5, 12, 4, 16, 3, 19, 3, 22, 4, 26, तो 28 मार्क्स की है अपनी पहली बुक। कितने मार्क्स की? 28 मार्क्स की। और दूसरी कितने की होगी? दूसरी भी 28 मार्क्स की हो गई। टोटल 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो इसमें कुछ इस तरह ये वेटेज का मामला है। और अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ कि अपन हर चैप्टर को 1 या 2, मैक्सिमम 2 दिन में कवर करेंगे। जो भी उसका कंटेंट होगा वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि अभी डिटेल में पढ़ने की अपने को आवश्यकता है नहीं और अपने पास समय भी नहीं है, सीधी बात है। तो अपन वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आएंगे मैं वो आपको डिस्कस करवाऊंगा। और जो भी अपन डिस्कस करेंगे उसकी अपन पीपीटी या पीडीएफ जो भी होगी वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। पहला चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है? बात चल रही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। किसकी चल रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात चल रही है तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भाई साहब अपने को ये वर्ड देख के नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, यानी कि किसकी बात हो रही है? स्टेशनरी चार्ज की बात हो रही है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है? स्थिर। स्टेशनरी मतलब स्थिर, स्थिर चार्ज की बात हो रही है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है, फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें जो भी ठहरा हुआ चार्ज है ना, ठहरा हुआ आवेश, उसका अध्ययन करेंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अध्ययन करेंगे क्या, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले तो अपन बात होगी चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात होगी?
चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज। और दूसरी बात होगी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद में चैप्टर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में सीधे जाएंगे अपन डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, डाइपोल से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसकी बात करेंगे। एक्सियल इक्वेटोरियल डायरेक्शन पे कितना क्या फील्ड रहता है वो सब बातें करेंगे। और चौथी और अंतिम बात होगी इसकी अपनी गॉस लॉ। ये इस 4 मुख्य बिंदु है जिन पे यह पहला चैप्टर आपका टिका हुआ है। पहला है चार्ज और प्रॉपर्टीज डिस्कशन होगा, उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस होगा, उसके बाद में डाइपोल डिस्कस होगा, उसके बाद में गॉस लॉ डिस्कस होगा, ठीक है। तो अपन आज की क्लास में चर्चा करेंगे, अपन इंट्रोडक्शन क्लास है अपनी चार्ज के बारे में। चार्ज होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज़ है इसकी, कैसे किसी बॉडी को अपन चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग के क्या मेथड्स है, और कूलॉम लॉ क्या है। तो इन सभी चीज़ों को मैं इस क्लास में डिस्कस करना चाहूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चार्ज क्या होता है। क्या होता है चार्ज? चार्ज मतलब क्या? ठीक है, चार्ज मतलब क्या, चार्ज क्या होता है। चलिए अपन इसको है ना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें ना करके मैं सीधी बात करूँगा। चार्ज क्या होता है बता देता हूँ। अपन बचपन से एक एक्सपेरिमेंट करते आ रहे हैं, लेकिन अपने को पता नहीं था क्या है। बचपन में आप सब लोगों ने, बचपन या फिर अभी भी करते होंगे कई लोग, जैसे अपने घर में कंघी होती है, अपन कंघी को अपने सर के जो तेल वाले बाल होते हैं उनसे रबिंग करके, अगर कोई अपने छोटे टुकड़े होते हैं पेपर से उनके पास में ले जाते हैं, तो वो जो छोटे टुकड़े होते हैं पेपर के उनको अट्रैक्ट कर लेता है, उनको आकर्षित कर लेता है। कौन कर लेता है? जो भी, अगर कोई स्केल है तो स्केल कर लेती है, कंघा है तो कंघा कर लेता है। तो चार्ज क्या है? एक बॉडी की, एक ऑब्जेक्ट की क्या है? प्रॉपर्टी है, एक गुणधर्म है। ऐसा कुछ नहीं है कि चार्ज कुछ स्पेशल डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो प्रैक्टिकल हुआ है वही क्या है, चार्ज है। इसमें जो एक प्रवृत्ति है, एक बिहेवियर है उसका, वो बता रहा है कि भाई चार्ज क्या होता है। या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि या तो प्रतिकर्षित करेगा किसी भी बॉडी को, अनदर दूसरे चार्ज को, या फिर आकर्षित करेगा। ये कुछ बात थी कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। और प्रॉपर्टी में क्या होता है, या तो अट्रैक्ट करेगा बॉडी को, यानी कि ये अनदर बॉडी को, या फिर उसको रिपेल करेगा। तो ये चार्ज की डेफिनेशन थी, मैंने आपको बता दी क्या होता है, ठीक है। अगली बात आती है कि अपन 11th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था 11th क्लास में? फोर्स पढ़ा था, सबको याद ही है, बल। दूसरी पढ़ी थी एनर्जी, और तीसरी पढ़ी थी वर्क। यही सेम कंसेप्ट यहाँ लगेंगे 12th में। जब फोर्स की बात आएगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ भी आता है, यानी कि F बराबर F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। सीधी बात है भाई साहब। एनर्जी यहाँ भी आएगी, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ भी एक U करके पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। अगर वहाँ पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वर्क डन होता था, तो यहाँ भी एक वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, यही बातें अपन यहाँ इस क्लास में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ कि आपको अगर 12th की फिजिक्स अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, जो फार्मूलाज दे रखे हैं ना, रट लो और कोई तरीका नहीं है। जो फार्मूलाज दे रखे हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि अभी डेरिवेशन करोगे इतनी माथाफोड़ी मतलब नहीं है। जो फार्मूला दे रखा है कि भाई साहब कूलॉम लॉ है, ये है तो ये है, कोई गोले का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो ये है, रट लो। और जहाँ जहाँ इंटीग्रेशन आए उस पर ध्यान नहीं देना है। उससे जो फाइनल आउटपुट आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा कि इंटीग्रेशन कैसे हुआ है, जो उसका फाइनल आउटपुट है वो आप याद कर लो, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए चार्ज को देखा। चार्ज क्या होता है? चार्ज क्या होता है भाई साहब? चार्ज वही होता है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी अनदर चार्ज को या अनदर बॉडी को, अनदर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, आकर्षित करने की और प्रतिकर्षित करने की, ठीक है। तो बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करते हैं भाई साहब? प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, एक बार मैं आपको सारी चीज़ प्रॉपर्टीज इसकी पढ़ा देता हूँ क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टीज है चार्ज 2 प्रकार का होता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको मैं आदेश लिखूंगा, ठीक है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज यानी कि क्वांटमीकरण का सिद्धांत का फॉलो करता है। और चौथी प्रॉपर्टी है चार्ज इज इनवेरिएंट यानी कि अपरिवर्तनशील है, अपरिवर्तनशील है। और चौथी है चार्ज इज कंजर्व्ड यानी कि
चार्ज के संरक्षण का नियम। तो मैं आपको 1 बाय 1 है ना सारी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ क्या है बेसिकली। चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि बता रहा है कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। तो 2 टाइप से सीधा पहले बात है, पहला होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, सीधी बात है। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है कि भाई साहब जब सेम चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो क्या दिखाएंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव है तो ये दिखाएंगे अपना रिपेल, प्रतिकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? प्रतिकर्षण, सीधी बात है, ये प्रतिकर्षण हो गया। अगर अगली बात है पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों करेंगे अट्रैक्शन का, अट्रैक्शन फॉलो करेंगे। अट्रैक्शन की प्रवृत्ति होगी, किसकी प्रवृत्ति होगी? आकर्षण की प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, कुछ खास नहीं थी कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे वो कौन सी प्रवृत्ति दिखाएंगे? वो दिखाएंगे प्रतिकर्षण यानी कि रिपेल। और अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे वो भी क्या करेंगे? क्योंकि सेम है दोनों, वो भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? उन दोनों में हो जाएगा प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो दोनों क्या दिखाएंगे? अट्रैक्शन। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये थी पहली प्रॉपर्टी, ये थी पहली प्रॉपर्टी जिसमें बताया कि चार्ज होता क्या है, पॉजिटिव क्या होता है, माइनस क्या होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी है अपनी स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? अपन खूब पढ़ते हैं स्केलर, वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वो होती है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ परिमाण होता है, जिनकी कोई दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि होती है। सिंपल सी बात है। क्यों होती है? चार्ज को क्यों होती है? चार्ज को अपन ऐसे कह नहीं सकते ना कि चार्ज उस दिशा में बह रहा है या फिर चार्ज नॉर्थ डायरेक्शन में बह रहा है, ऐसा कुछ निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए क्या अदिश राशि है। या तो इसको तुम जोड़ सकते हो, यानी कि या तो ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, या तो जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, यानी कि 5 कूलाम प्लस 3 कूलाम, ये तो क्या होगा? एडिशन। सब्सट्रैक्शन क्या होगा? ये होगा 5 कूलाम माइनस 3 कूलाम, ये 2 कूलाम, ये हो गया 8 कूलाम। तो ये क्या है? इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। या तो अपन इसका ऐड कर सकते हैं या इसको अपन सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि घटा सकते हैं। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, यानी कि एल्जेब्रिकल रूल्स फॉलो करती है ये चार्ज की ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी है अपनी इसकी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन एक बहुत अच्छी, क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन, चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटमीकरण क्या होता है कि जो भी चार्ज होगा ना, जो भी चार्ज होगा, जो भी चार्ज होगा, जो भी आवेश होगा, वो किसका मल्टीपल होगा? वो मल्टीपल होगा भाई साहब, मल्टीपल ऑफ ई होगा। और यहाँ ई क्या है? ई होता है 1 ई क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये ई है चार्ज की स्मॉलेस्ट, फ्री चार्ज की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू जो हो सकती है ना चार्ज की, ये है ई। अब इसके अलावा जो भी चार्ज होगा ना वो इसका क्या होगा? मल्टीपल में होगा। यानी कि यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये क्या है? चार्ज का क्वांटमीकरण। ये क्या है? चार्ज का क्वांटाइजेशन। ठीक है, कि भाई जो भी चार्ज होगा ना वो उसके फ्री चार्ज ई के मल्टीपल में होगा। और कौन से मल्टीपल में होगा? एक और चीज़ मैं लिखना चाहूँगा, कौन से मल्टीपल में होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मतलब होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या मतलब होता है? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनेटिव टिल एन, जो भी होगा। यानी कि कुल मिला के बात ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि चार्ज ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर सकता 1/3e या 2/3e या फिर 5/6e, ये सब ऐसे चार्ज कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। फिर कैसे एग्जिस्ट करेगा भाई साहब? एग्जिस्ट करेगा कैसे? ऐसे नहीं करेगा तो कैसे करेगा? ऐसे नहीं करेगा तो ऐसे करेगा। कैसे करेगा भैया? ऐसे करेगा, 1e होगा या फिर -2e, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिख रखा है? प्लस माइनस लिखा है, -2e हो सकता है,
+3e हो सकता है, -6e हो सकता है। ये सब क्या है? पूर्णांक है, पूर्णांक मल्टीपल, पूर्णांक गुणज है इसके, ये इसके पूर्णांक गुणज है। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी। क्या प्रॉपर्टी थी भाई साहब? प्रॉपर्टी थी कि भाई चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज क्या है? क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? जो भी उसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू यानी कि ई उसके मल्टीपल में होगा। कौन से मल्टीपल में होगा? इंटीग्रल यानी कि पूर्णांक मल्टीपल में, यानी कि 1e 2e 3 -1e -2e +3 या -3e। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इनवेरिएंट है। क्या है? चार्ज इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में मतलब होता है अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील। क्या मतलब हुआ कि चार्ज इनवेरिएंट या अपरिवर्तनशील है? इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई साहब, हमने ले ली एक ये रोड, इस रोड को रख दिया स्थिर, यानी कि इसमें कोई वेग नहीं है। वेग बराबर क्या है? 0। और इस पे चार्ज मान लेते हैं Q, इसकी लेंथ मान लेते हैं L। एक दूसरी चार्ज लेते हैं जो कि इससे लंबी है, इससे तो लंबी है, यानी कि लेंथ क्या मान लेते हैं? L डैश। और इसको गति करवा देते हैं कुछ वेग से। चार्ज को गति करवा दो कुछ वेग से। गति करवाएंगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टी क्या कहती है? चार्ज वही रहेगा। चार्ज वही रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 5 कूलाम है, गति करवाने में भी क्या रहेगा? 5 कूलाम ही रहेगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज परिवर्तनशील है, आवेश परिवर्तनशील है। ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी थी कि चार्ज परिवर्तनशील है, समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, लेकिन आवेश कभी नहीं बदल सकता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है, किसके अलावा? चार्ज के अलावा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 4 प्रॉपर्टी हो गई है। 5वीं प्रॉपर्टी कहती है आवेश का संरक्षण। 5वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का नियम अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब जब से साइंस शुरू की है तब से खूब सारे संरक्षण के नियम आए। ऊर्जा का संरक्षण का नियम, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, और अब किसका आ गया है? आवेश का संरक्षण का नियम। क्या होता है आवेश का संरक्षण का नियम? आवेश का संरक्षण का नियम होता है भाई साहब कि नेट चार्ज, कौन सा चार्ज? नेट चार्ज को ना तो तुम क्रिएट कर सकते हो, ना तुम डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नेट चार्ज का ना तो तुम निर्माण कर सकते हो और ना ही तुम विनाश कर सकते हो। लेकिन नेट चार्ज क्या होता है? एक मैं एग्जांपल लूँगा इस चीज़ को समझाने के लिए। ये तो डेफिनेशन थी, इसके स्टेटमेंट तो ये हो गया कि नेट चार्ज का यानी कि कुल आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी कि वी कैन नॉट क्रिएट चार्ज, नेट चार्ज, और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। ठीक है, तो क्या है इसका स्टेटमेंट? क्या लिख लिया? अब मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं अपन, एक बॉडी है, ये बॉडी है, और दूसरी बॉडी ये है। ठीक है, तो इस पे है Q1, इस पे है Q2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मैंने क्या करा दी? इन दोनों के बीच में रिएक्शन करवा दी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ। तो यह तो क्या होगा? पूरा बंद निकाय होगा, क्लोज्ड सिस्टम। तो इससे एक नई बॉडी बनेगी। पता चला कि भाई कंडक्शन के बाद में यहाँ आ गया Q1 डैश, और यहाँ आ गया, यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया आपका Q2 डैश। तो आवेश का संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई साहब? ये जो Q1 + Q2 है ना, यानी कि नेट, ये कितना रहेगा? Q1 डैश + Q2 डैश। यानी इन दोनों के बीच में कंडक्शन करवाया है ना, उसके बावजूद भी जो चार्ज की वैल्यू है ना, नेट वैल्यू वही की वही रहनी है। हो सकता है कि इसने इससे कुछ ले लिया कंडक्शन के बाद में, लेकिन अगर इसके पास में 5 कूलाम था, इसके पास मान लेते हैं 5 कूलाम था, और इसके पास में मान लेते हैं अपन भाई 3 कूलाम था। जब कंडक्शन हुआ इन दोनों के बीच में, तो यहाँ आ गया 5 कूलाम और यहाँ आ गया 3 कूलाम। ठीक है, इसने अपना 2 उसको दे दिया, इसने अपना 2 उसको दे दिया, और इसने अपना 2 इसने ले लिया। ठीक है, उल्टा लिख दिया, 1 मिनट। यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया
3 कूलाम और यहाँ आ गया 5 कूलाम, ठीक है। लेकिन दोनों का योग क्या हो गया, नेट कितना, नेट वही का वही रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इसकी जो मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, और वो प्रॉपर्टी है चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्या मतलब हुआ उसका, जिस बॉडी में मास नहीं है ना उसमें चार्ज भी नहीं हो सकता, ये बात कहना चाह रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन का कुछ मास होता है, तो उनमें क्या है, चार्ज है। बात इसकी उल्टा, इसका उल्टा गलत हो सकता है, उल्टा सही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई जिस बॉडी में मास है उसमें चार्ज हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसका एक लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रॉन का मास तो है, मास तो रहता है लेकिन उसमें चार्ज नहीं है। यानी कि उसका उल्टा स्टेटमेंट वाइस वर्सा सही नहीं है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस भी बॉडी में चार्ज है ना तो उसके अंदर मास भी है। ये बात मैं कहना चाह रहा था कि भाई चार्ज बिना द्रव्यमान के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यानी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। ये चार्ज की प्रॉपर्टीज़ थी, हमने कुछ डिस्कस की। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे अपन, आगे पढ़ेंगे अपन आई थिंक पहले एक चीज़ पढ़ लेते हैं अपन, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये आपके इससे पहले दे रखी है, मैं समझा देता हूँ दोनों क्या होती है सिंपल भाषा में। कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। अपने आपके घरों में तार है, ठीक है, नॉर्मल तार होता है ना जो अपन स्विच में लगाते हैं, उसको लेते हैं, उस पर आप अगर तार है तो तार का क्या होता है कि कंडक्टर वो होते हैं जिनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज फ्लो हो सकता है, वो होता है कंडक्टर। और इसका उल्टा क्या होगा, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर यानी कि विद्युत रोधी यानी कि विद्युत धारा का विरोध करेंगे, यानी कि आवेश का विरोध करेंगे। जो फ्लोइंग चार्ज है, फ्लोइंग आवेश है, उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में भाई साहब बात करते हैं चालक की, यानी कि कंडक्टर की। सबसे पहले अपना मानव शरीर, आप करंट को छुओगे तो आपके अंदर करंट आएगी, यानी कि आपके अंदर करंट का फ्लो होगा, सीधी बात है। इसके बाद में आता है मेटल्स, यानी कि धातुएं, जितने भी धातु हैं, सोना, चांदी, लोहा, इन सब में से क्या बह सकती है, करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। और बात करते हैं इंसुलेटर, विद्युत रोधी क्या होता है, जिनके अंदर से विद्युत धारा बहाने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, यानी कि विद्युत धारा नहीं बह सकती जिनके अंदर से। एग्जाम्पल्स है लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, ये सब क्या है, ये सब है इंसुलेटर, ये सब है विद्युत रोधी। तो ये मैंने इस कुछ लाइंस के माध्यम से लिख रखा है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कंडक्टर क्या है, एन ऑब्जेक्ट और टाइप ऑफ मटेरियल दैट अलाउज द फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट इन वन और मोर डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल्स मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर्स। दूसरी चीज़ है चालक, कुछ पदार्थ तुरंत ही अपने में से विद्युत को प्रभावित होने देते हैं, उन्हें कहते हैं चालक। और यानी कि जिसमें से विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव हो सकता है, वो होते हैं चालक। एग्जाम्पल के लिए धातुएं, मानव शरीर तथा जंतु शरीर और पृथ्वी। दूसरी चीज़ है इंसुलेटर, क्या होता है, मटेरियल इन विच चार्ज डज नॉट फ्लो फ्रीली। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोरोसिलिन, प्लास्टिक, नाइलॉन और लकड़ी यानी कि वुड। विद्युत रोधी, अधिकांश धातुएं अपने में से होकर प्रभावित होने वाली विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती है, इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। धातुएं, ये इसके एग्जाम्पल्स गलत लिखे हुए हैं, इसके एग्जाम्पल्स गलत लिखे हुए हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स नहीं हैं, इसके एग्जाम्पल्स ये है, सॉरी, यहाँ से कांच, पोर्सिलेन, प्लास्टिक, नायलॉन और लकड़ी, ठीक है। ये चीज़ पढ़ ली अपन ने, ठीक है। और यहाँ से अपनी मोटी मोटी बातें सारी खत्म होती है। अब अपन पढ़ते हैं कि कोई भी आवेशन कैसे होता है, क्या चीज़, आवेशन कैसे होता है, यानी कि चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी और चार्जिंग या फिर आवेशन। कैसे होता है, सबसे पहले अपन एक इसका मैं सीधा और सिंपल उदाहरण दूंगा। अपनी धरती, अपनी पृथ्वी क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। एग्जांपल बना लेते हैं, क्या है, यह है धरती, यह है धरती,
ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, यह है नेगेटिवली चार्ज्ड। और धरती पे कौन बैठा है, हमारे जैसे मानव। तो अपन धरती पे है तो अपन भी क्या हो गए, अपन धरती के आगे कुछ नहीं, लेकिन अपन क्या है, अपन भी नेगेटिवली हो गए। और यहाँ आयनोस्फीयर होता है, आपको पता है क्या होता है, आयनोस्फीयर होता है। आयनोस्फीयर होता है जिस पे क्या होता है प्लस, जिस पे होता है प्लस, जिस पे होता है प्लस। तो इन दोनों के बीच में क्या होती है, आकर्षण होता है, सीधी बात है। प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि बिजली गड़कती है, बिजली गड़कती है, तो ये उसी का उदाहरण है। धरती पे तो क्या है भाई साहब, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश, और आयनोस्फीयर है जो कि धरती से कुछ दूरी पे है, उस पर क्या है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक चार्ज। दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण का नियम, और उससे क्या होगी, एक आवेश का निर्माण। उन दोनों के बीच, दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, और जिससे उससे क्या, किसका निर्माण होगा, बिजली गड़कती है। यही एक उसका सीधा सिंपल जो तरीका है समझाने का, इसका यही था कि धरती क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और आयनोस्फीयर क्या है, पॉजिटिवली। दोनों के बीच में क्या होगी, आवेशन की प्रक्रिया होगी, उसी को क्या बोलते हैं अपन, बिजली गड़कने की प्रक्रिया होती है, वही होती है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसको अपन चार्ज कैसे कर सकते हैं, कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चार्जिंग, अभी जो आपका सिलेबस में है ना, मैं बताना चाहूँगा आपको कि सिलेबस में आपके चार्जिंग का सिर्फ एक ही मेथड दे रखा है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और बाकी मेथड खूब होते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन, और एक तीसरा है हीटिंग द्वारा, यानी कि कोई भी चीज़ गर्म करके भी अपन आवेशित कर सकते हैं। ये तीन मेन मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्या दे रखा है, सिर्फ दे रखा है इंडक्शन। लेकिन मैं आपको इंडक्शन समझने के लिए आपको कंडक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, इस पर क्या है, बहुत सारा प्लस 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 प्लस, ठीक है। ये एक अनावेशित बॉडी है जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जिस पे कोई चार्ज है ही नहीं, नो चार्ज। अगर इन दोनों, इसको इससे चार्ज करना, ऑब्वियस सी बात है कि ये चार्ज अगर इसको उसको अगर आवेशित होना है तो ये किससे होगी, इसी से होगी। कैसे होगी, दोनों के बीच दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो इस पर तो क्या है, इसका कुछ प्लस उधर चला जाएगा, इधर प्लस इधर प्लस, तो इधर भी क्या आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, दोनों बॉडी क्या होगी, आवेशित होगी। कैसे होगी, जोड़ने से, यानी कि दोनों को एक दूसरे के समीप लाए, दोनों को जोड़ा, उससे क्या हो गया, चार्जिंग हो गई दूसरी, जिस पे चार्ज था नहीं पहले, और अब क्या हो गई है, चार्ज हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख के लग रहा होगा कि ये सर फ्लो तो सिर्फ फ्री चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही होता है, आप अपन प्लस का कैसे करवा रहे हैं। जिस टाइम ये बातें हो रही थी ना, उस टाइम इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई नहीं थी, तो फिर प्लस से मान के चल रहे थे वो लोग। इलेक्ट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई थी, तो इसलिए क्या है ना कि यहाँ प्लस का फ्लो दिखा रखा है। बाकी फ्लो किसका होता है, कन्वेंशनली अपने माना है कि भाई प्लस बह रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बहता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बहता है, ठीक है। ये चीज़ थी। अपन पढ़ते हैं अभी चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन दूसरा मेथड है। कंडक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इंडक्शन है, वो अपन थोड़ा तसल्ली से पढ़ते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। शब्दावली से पता चल रहा है कि प्रेरण द्वारा आवेशन की बातें हो रही है, यानी कि दूर बैठे ही आवेशित हो जाना, दूर बैठे ही आवेशित हो जाना। यानी कि जैसे बात करूं, जैसे आप लोग वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो आप दूर बैठे क्या हो रहे हो, पढ़ पा रहे हो। जैसे क्या बात है कि दूर बैठे ही चीज़ को, दूसरी बॉडी को चार्ज कर देना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है, जैसे एकलव्य द्रोणाचार्य, एकलव्य की कहानी ले लो। तो एकलव्य ने क्या किया था कि द्रोणाचार्य की एक तस्वीर लगाई सामने, वो दूर से देखता था, अर्जुन को सिखा रहे थे, कौन, द्रोणाचार्य। तो एकलव्य ने दूर बैठे बैठे भाई
कौन सी विद्या क्या है, वो दूर बैठे बैठे सारी उसने सीख ली। और सामने तस्वीर लगा रखी थी और चोरी छुप के उसने सारी विद्याएं जो अर्जुन के सिखा रहे थे वो दूर से सीख ली उसने। वो क्या था, एक तरह से उस टाइम का इंडक्शन मेथड था। क्या था, इंडक्शन मेथड से एकलव्य ने विद्या हासिल की है। और कंडक्शन मेथड क्या होता है, जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखा रहे हैं, वो कंडक्शन मेथड है, सिंपल भाषा में समझे तो। ठीक है, ये कुछ बातें हैं तो अपन प्रोसेस को समझते हैं। ये तो बस समझाने के तरीके थे, कुछ प्रोसेस क्या है, कैसे होती है, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं क्योंकि इसका डायग्राम बहुत बड़ा है। स्टेप्स है, क्या है, स्टेप्स है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे अपन। तो स्टेप 1, एक मास्टर चार्ज लेंगे। मास्टर चार्ज मतलब चार्ज का भंडार। ऐसी बॉडी लेंगे जिसके अंदर क्या है, चार्ज का भंडार है, प्लस 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 प्लस। और ये बॉडी क्या है, धनावेशित है। बॉडी क्या है, एक धनावेशित, एक पॉजिटिवली चार्ज का भंडार लेंगे, एक मास्टर चार्ज लेंगे। इसको क्या बोल देते हैं अपनी शब्दावली से, मास्टर चार्ज। मास्टर चार्ज तो चार्ज का भंडार है। और इसके पास में एक बॉडी लेंगे और लेंगे, क्या लेंगे, एक बॉडी और ले लेंगे, ये ऐसी, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। तो इतना सारा भंडार देख के, चार्ज है लेकिन वो स्टेबल है, बंधे हुए हैं, चार्ज है लेकिन, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, नो चार्ज। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसको आवेशित करना है अपने को। तो इसके अंदर की भाई जो पॉजिटिव नेगेटिव है, जो नेगेटिव चार्ज होंगे उसके स्पेयर पे आ जाएंगे, इसकी सतह पे आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, अब आने से क्या होगा, बीच में तो खाई है। कंडक्शन में क्या होता है, दोनों को जोड़ देते हैं, इनके बीच में दूरी है, आ तो गए कि आगे जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि खाई है। खाई है तो क्या करे भाई साहब, तो फिर दिमाग लगाए इन्होंने, तो क्या करते हैं, एक अपनी जैसी बॉडी को और जोड़ देते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं, अपनी जैसी बॉडी एक और जोड़ देते हैं। अगर यहाँ प्लस प्लस आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस, यहाँ प्लस प्लस आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो अपनी जैसी बॉडी को जोड़ा तो सीधी बात है, यहाँ के प्लस को देख के यहाँ क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज दौड़ा आया। जो नेगेटिव चार्ज था वो दौड़ के इधर आएगा, इस सरफेस पे आएगा कि तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ा हूँ नदिया किनारे। तो वैसे कुछ बात आया कि चलो बुलावा आया है कि उस सरफेस की तरफ चलते हैं। क्यों चलते हैं कि उधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव माइनस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई साहब, ये चीज़ हो गई। तो भी क्या हो रहा है, बात बन नहीं रही है, चार्जिंग तो नहीं हो पा रही है फिर भी। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर भाई साहब एक काम करते हैं, स्टेप 2 में क्या करते हैं अपन, स्टेप 2 में ये करते हैं, स्टेप 2 में दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है, स्टेप 2 में चलो स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 तो मास्टर चार्ज तो ऐसे रखेंगे। चलो ये मास्टर चार्ज प्लस 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 प्लस। अब क्या करते हैं, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है ना, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज बना रखा है, दोनों को जोड़ रखा है, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो। चलो तोड़ दिया, तोड़ा तो यहाँ क्या रह गया, माइनस माइनस माइनस, इस पर क्या आ गया माइनस, उधर क्या रह गया, प्लस 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 प्लस। इन दोनों के बीच का ब्रिज तोड़ दिया। ठीक है, एक पे क्या रह गया माइनस, दूसरे पे क्या आ गया प्लस। ठीक है, दोनों के बीच का ब्रिज तोड़ दिया तो एक पे रह गया प्लस, एक पे रह गया माइनस। अब ना इधर वाला उधर जा सकता है, ना उधर वाला उधर जा सकता है, क्योंकि ब्रिज तो है ही नहीं ना बीच में। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे रख दो। अब क्या तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स्टेप ऐसे होगा, तीसरा स्टेप ऐसे होगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में क्या करना होगा, तीसरे स्टेप में मास्टर साहब है भाग जाएंगे। तीसरे स्टेप में मास्टर चार्ज, अब मेरा काम हो गया, तुम जानो और तुम्हारे कर्म जाने। तो क्या होगा, ये तो भाग जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये माइनस 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 माइनस, ये ऋणात्मक आवेशित हो जाएगा और ये धनात्मक आवेशित हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो गया, आवेशन हो गया दोनों का, दोनों बॉडी पे क्या हो गया, चार्ज हो गई, चार्जिंग हो गई। तो ये प्रोसेस था। प्रोसेस क्या था, एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा सिंपल शब्दों में। सबसे पहले क्या लेना है, मास्टर चार्ज लेना। मास्टर चार्ज का मतलब क्या होता है कि उसके पास में चार्ज का आवेश का भंडार है, आवेश का भंडार है। तो भंडार है तो क्या करेगा, उसके पास में कोई नॉन, जिस पे कोई चार्ज नहीं, वो बॉडी रहेगी, तो उसके प्लस को देख के उसका माइनस क्या आ जाएगा, यहाँ की सतह पे आ जाएगा। यहाँ की सतह पे आ जाएगा तो क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। फिर उसके बाद में जो बच जाएगा प्लस, वो उसकी दूर दूर चला जाएगा दूसरी वाली सतह पे। तो बात बन नहीं रही, क्योंकि यहाँ से कूद के यहाँ आ नहीं सकता, नीचे खाई है। तो फिर क्या करता है, इसने दिमाग लगाया कि मैं एक और मेरे जैसे को एक और को बुलाता हूँ। तो इसने अपने जैसे एक और बंदे को बुलाया, एक अपने और एक दूसरी चार्ज बॉडी को बुलाया। तो वहाँ से क्या, उसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव को देके
इसकी सरफेस पे आ गया। मतलब इसके पास में अब इतना क्या बोलते हैं नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक चार्ज आ गया कि ये आवेशित होने की कगार पे आ गया। फिर क्या किया, इनके बीच का जो ब्रिज था वो इस स्टेप पे मैंने हटा दिया, तो इस पर क्या बच गया नेगेटिव, उस पर क्या बच गया प्लस। और तीसरे स्टेप में क्या करता है मास्टर साहब यानी कि मास्टर चार्ज भाग जाएगा कि मेरा काम हो गया, मेरे को जो करना था तुम्हें कर दिया, मेरे को किसी और को भी चार्ज करना है अब, तो वो तो चला गया। फिर बचा क्या माइनस ये प्लस, तो वो दोनों बॉडी क्या हो गई चार्ज हो गई। यानी कि ये क्या कौन सा मेथड था, ये मेथड था भाई साहब अपना चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसको लिखना कैसे है, ऐसे मान लो एग्जाम में लिखना होगा तो इसके लिखने के लिए स्टेप्स के एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। लिखने के लिए आपके एनसीईआरटी के पेज पे यानी कि एनसीईआरटी का पेज आई थिंक 6 है, उस पर पूरे स्टेप्स लिखे हुए हैं, वो आपको वैसे ही याद करने पड़ेंगे। इसमें मैं वही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे, मैं जो लिखूँगा, क्योंकि मार्किंग आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उससे होने वाली है, आपके किताब में क्या लिखा हुआ है। तो मैंने जो समझाया है ना वही सब बातें यहाँ लिखी हुई है, देख सकते हैं आप। विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे दो धातु के गोलों ए एवं बी को चित्र 1.4 के दर्शाए अनुसार एक दूसरे के संपर्क में लाइए। जो स्टार्टिंग में था ना, दो जिनके पास में चार्ज था नहीं, उन दोनों के बीच में ब्रिज बनाए, दोनों को संपर्क में लाए, फिर इनको मास्टर बॉडी के चार्ज के पास में लेके गए। एक पे नेगेटिव आ गया, दूसरे पे क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। ये कुछ किसकी बात थी, ये बात थी अपनी चार्जिंग की, आवेशन की। यानी कि आवेशन की बातें सारी पूरी हो गई है कि एक के पास में आवेश होता है तो दूसरा उससे अर्जित कर लेता है, यही प्रक्रिया क्या होती है आवेशन की। ठीक है, तो आवेशन का एक मेथड था अपने क्या बोलते हैं सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन यानी कि प्रेरण द्वारा आवेशन। तो वो अपन ने पढ़ लिया, उसके क्या स्टेप्स है वो आपको मैंने बोल दिया कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद में कि वहाँ क्या 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 सिस्टम किया है, क्या प्रोसेस किया है। तो अपन आगे बढ़ते हैं अब कूलाम लो। क्या कूलाम लो क्या होता है। गुलाम साहब ने कुछ नहीं किया, एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट क्या दिया था मैं पहले बोल देता हूँ कि जो भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो भी फोर्स लगेगा ना वो उसके गुणनफल यानी कि किसके Q1 एंड Q2 के गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दी Q1 एंड Q2 के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस यानी कि जो उनके बीच की दूरी है ना उनके वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती यानी कि रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो अपन इस चीज़ को लिख लेते हैं। गुलाम साहब ने क्या कहा कि जो भी फोर्स होगा दो पॉइंट चार्ज के मध्य वो क्या होगा Q1 Q2 के तो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन F इज रिवर्स प्रोपोर्शनल किसके होगा जो उनके बीच की दूरी है उसके क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अपने को पता है कि भाई साहब जब प्रोपोर्शनल आता है, जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है तो अपन क्या लगाते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कोई नियतांक रख देते हैं। तो अपन भी नियतांक रख देते हैं, एफ नियतांक रख दिया अपन ने, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ शब्दावली क्या होगी, शब्दावली में लिख देता हूँ Q1 और Q2 तो क्या है, Q1 और Q2 तो है आपके पॉइंट चार्ज, ये लो पॉइंट चार्ज। आर क्या है उनके बीच की डिस्टेंस, और के क्या है कांस्टेंट यानी कि नियतांक जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट कुछ देख के गलत भी हो सकते हैं, मैं आई विल चेक दिस। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये था क्या था कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है भाई साहब कि जो भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में बल लगेगा ना वो उन दो पॉइंट चार्ज के गुणनफल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी कि समानुपाती होगा, और जो उनके बीच की डिस्टेंस है उनके क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा यानी कि 1/r² के डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा यानी कि 1/r²। तो ये चीज़ थी, ये तो बात होगी इसकी मैग्नीट्यूड की बात है, ये क्या है मैग्नीट्यूड है इसका। अगर इसके क्योंकि बल क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी है, बल अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसी फॉर्मूला को, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सीधी बात है एफ वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं एफ वेक्टर के Q1 Q2 ये लो r², और यहाँ क्या लगा देना है आर कैप क्या दिखा रहा है जो बल लग रहा है उसकी दिशा कि किस दिशा में लग रहा है,
डायग्रामेटिक देखें तो ऐसे लिख लेते हैं भाई, जैसे ये कोई रोड है, जैसे ये कोई रोड है, इसका ये पॉइंट है 1, ये पॉइंट है 2, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी R12 वेक्टर, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो सीधी बात है F इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जो भी है इसकी R12 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और R12 का कैप कर देते हैं। और ये R कैप क्या होते हैं, R कैप को अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो क्या होता है R कैप इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R, जो मैग्नीट्यूड है इसका। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म यानी कि सदिश फॉर्म ये हो गया। तो अपन ने सारी बातें कर ली है, आवेश से रिलेटेड जो था ना वो सब अपने इस क्लास में पढ़ लिया है कि आवेश क्या होता है, आवेश के गुणधर्म यानी कि आवेश की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, आवेशन क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, और कूलम्ब्स लॉ भी अपन ने आज पूरा पढ़ लिया है। तो चार्ज से रिलेटेड जितनी बातें थी अपन ने पढ़ ली है। तो आज की क्लास को अपन यहीं वाइंड अप करेंगे, और अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो अपन कल की क्लास में सारी क्लियर आउट कर लेंगे। और तब तक के लिए आप जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उनका वहीं रिजोल्व कर देंगे उन डाउट्स को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।